फिर याद किया। बाज़ शख्सियत ऐसी होती हैं जो कभी नहीं भूलती, जिनकी याद गीत, गज़ल, नज़म बनकर हमेशा हमारे ज़हन और दिल को सुकून फराहम करती रहती है। बहुत सारे शख्सियत हमारी ज़िंदगी में ऐसे मिलते हैं जो वाकई में एक गहरी छाप छोड़ देते हैं, और सिर्फ हमारी ज़िंदगी में नहीं बल्कि हर एक शख्स के ज़हन और दिल पर गहरी छाप छोड़ते हैं। आज दिल ने फिर याद किया मैं ऐसी एक शख्सियत, बाकमाल शख्सियत की यादें और बातें रहेंगी जो हाल ही में हमें छोड़कर चले गए और पीछे छोड़ गए अपनी बेतहाशा यादें। तो आज दिल ने फिर याद किया मैं ऐसी शख्सियत की बातें और यादें होंगी जिन्होंने बहुत कम उम्र में शुरुआत की थी, लेकिन एक ऐसा परचम लहराया कि हर एक उनकी गायकी का साथ ही साथ उनके मौसीकी का दीवाना हो गया। मैं बातें कर रही हूँ नन अदर देन बप्पी दा की। बप्पी दा 19 साल की उम्र में मुंबई चले आए, बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाने। हालांकि बचपन से ही इनके अंदर ये बुखार था कि बहुत बड़ा सर्वश्रेष्ठ म्यूज़िक कंपोज़र तो बनना ही बनना है। बंगाली फिल्मों के लिए काफ़ी म्यूज़िक तरतीब दिया। फिर हिंदी सिनेमा की जब बात आ गई, उस वक्त चले जाओ था हिंदुस्तानी सिनेमा में दिग्गज मौसीकारों का, जिनमें कल्याण जी आनंद जी थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब थे। लेकिन बावजूद इसके उन दिग्गजों के बीच में अपना एक मुनफरिद और आला मकाम हासिल करना कम नहीं होता। बहुत हार्डशिप इन्होंने की और इन्होंने अपना कमाल दिखाया। शुरुआत में डिस्को किंग के नाम से मशहूर तो हुए, लेकिन कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता अगर इनके सॉफ्ट रोमांटिक गानों को और धुनों को आप सुनेंगे तो महसूस होगा क्या ये बप्पी दा का ही संगीत है जिन्हें डिस्को किंग का खिताब मिला है। कौन भुला सकता है कि इन्हीं के 90s के डिस्को गाने वापस रिमिक्स हो रहे हैं और आजकल की यंग जनरेशन इन्हें कितना पसंद करती है। माना कि बहुत लोगों ने बोला कि बप्पी दा जो है वो कॉपी कैट है, लेकिन इनके जहन पर कभी उसका असर नहीं पड़ा। वो हंसते हुए ये कहते थे, कौन कमबख्त ऐसा नहीं है इस दुनिया में जो कॉपी नहीं करता। भाई हम कॉपी तो करते हैं, लेकिन साथ ही साथ एक ऐसी छाप छोड़ देते हैं यंग नस्ल के लिए कि ताउम्र हमारे गाने याद रखे जाए। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस इन पर भी था, लेकिन उसमें इनकी खुद की बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी तो शायद ही कोई कर सकता था। तो चलिए आज हम बहुत सारे लोगों को हमारे इस प्रोग्राम में जोड़ते हैं। कुछ ऐसी शख्सियत जुड़ेंगे हमारे इस प्रोग्राम में और यादें ताज़ा करेंगे बप्पी दा के बारे में जिन्होंने उनके साथ काम किया है। दिल ने फिर याद किया। आपने कभी उनसे ये सवाल पूछा, बप्पी दा इतनी सोने की चेनें आपने पहनी है, एक आधा अगर हमें भी तोहफे में देंगे तो क्या जाएगा? तो उनका जवाब क्या होता था वहाँ से? उनका जवाब होता था कि अनूप ये सारी नकली है, मैं लोगों को धोखा दे रहा हूँ। अच्छा, आप दिलीप जी हमारे साथ जुड़े हैं। आपकी जब मुलाकात उनसे होती थी तो आप इस तरह के सवाल पूछा करते थे उन्हें? लास्ट जब मुलाकात मेरी तो उस दिन सोना वाला पहने में नहीं थे, घर पे मैं मिला उनसे। मैं बोला दादा आज आपके गहने का है, मंगलसूत्र वगैरह नजर नहीं आ रहा, तो हंसने लगे। बोला तू मजाक बहुत करता है। जब हम उनके काम को देखते हैं, किस तरह के म्यूजिक डायरेक्टर आप उन्हें मानते हैं आपके हिसाब से? बड़े बेबाक, बड़े बेसाख्ता फूलों की तरह वो हंसती थी, कलियों की तरह मुस्काती थी और ये उनको बहुत ही प्रिय था, उनका प्रिय गाना था। लगातार इतना लंबा सफर आपने उनके साथ तय किया, शायद ही उन्होंने किसी और फिल्म मेकर के साथ किया होगा। ये बॉन्ड इतना अच्छा क्यों रहा? बप्पी दा में कोई ईगो नहीं थी। I tell you that he was a gem of a person. कहीं ना कहीं आपको महसूस होता है इतनी लंबी पारी इन्होंने हिंदुस्तानी सिनेमा में खेली, उसके पीछे कुछ ना कुछ जुदा सा उनका एक अंदाज था। उनको ना वो पब्लिक का पल्स पता था। इंतजार की। दिल ने फिर याद किया। चलिए अब आपकी मुलाकात करवाएंगे हमारे हिंदुस्तानी सिनेमा के उस एक दिग्गज मौसीकार जोड़ी में से एक शख्स की। बाकमाल शख्सियत ये भी है, यानी दिलीप सेन समीर सेन जोड़ी के दिलीप सेन जी, जिन्होंने इतना अच्छा मज़ेदार संगीत दिया कि अभी भी इनके गाने जो हैं वो सुने जाते हैं और हर जगह बज रहे हैं। दिलीप जी आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। दिल ने फिर याद किया मैं। नमस्कार जी, अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं आपको बता दूं कि बप्पी दा का जो हमारे परिवार से काफी नजदीकी संबंध रहा, क्योंकि मेरे जो पार्टनर है समीर सेन जी, उन्होंने काफी उनके साथ काम किया अपने शुरुआती दिनों में जब वो एज ए म्यूजिशियन हुआ करते थे।
और उसी दौरान मेरी भी काफी मुलाकातें होती थी। जब हम लोगों ने फिल्म की थी यही दिल लगी, तो एक मेरा गाना काफी हम लोगों का चला था, ओले ओले। जी जी। तो फर्स्ट टाइम जब हम मिले बपीदा से, मतलब एक फंक्शन में, तो बपीदा ने मुझे और समीर को आशीर्वाद देके कहा कि भाई अच्छा काम कर रहे हो आप लोग, और ये ओले ओले आपका गाना बहुत ही हटके और अच्छा बनाया समीर तूने। तो बोले दी हमारे चाचा भतीजे की जोड़ी है। बोले नहीं, ये चाचा भतीजे की जोड़ी आपकी बहुत आगे रही। तो ये समझिए 20-25 साल पहले जब ये गाना हिट हुआ था, उस वक्त उन्होंने जो आशीर्वाद दिया, जो आज तक हमारे साथ उनका बना आशीर्वाद रहा। है। देखिए, उन्होंने बना। इंडस्ट्री में हर एक को आशीर्वाद दिया, जैसे आपने खुद इस बात का एतराफ़ किया, उन्होंने हमें भी आशीर्वाद दिया और हमारी जोड़ी अभी तक राइज है इंडस्ट्री में। लेकिन आपने भी एक बहुत ही बड़ा सफ़र तय किया इंडस्ट्री में, और बपीदा ने भी शुरुआत से ही अब तक लंबा सफ़र तय किया, और इस सफ़र में एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर नहीं बल्कि एज ए सिंगर भी लोगों ने उन्हें एक्सेप्ट किया और पसंद भी किया। जब वो इंडियन सिनेमा में आए तब उस वक्त बड़े दिग्गजों का चले जाओ था, बावजूद उसके उन्होंने डिस्को किंग के नाम से मकबूलियत तो हासिल की, लेकिन उसके बाद सॉफ्ट रोमांटिक गाने भी उन्होंने दिए। तो उन्हें आप किस तरह की शख्सियत एज ए कंपोजर मानते हैं? एक म्यूज़िक कंपोजर, अगर दूसरे म्यूज़िक कंपोजर की बात करें, आप में भी अलग तरह की खासियत थी और उनमें भी अलग तरह का यूनिकनेस था जो उन्हें भीड़ से अलहदा करता था। आपके हिसाब से बपीदा के अंदर वो कौन सी क्वालिटी थी जिसकी वजह से वो इतना लंबा चले? जी देखिए, ऐसा मैं बता दूं, जैसे कि जिस दौर में बपीदा आए थे, उस दौर में हर संगीतकार का अपना एक अंग हुआ करता था। चाहे एस.डी. बर्मन हो, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हो, शंकर जयकिशन जी हो, नौशाद साहब हो, खयाम साहब हो, ओपी नैयर साहब हो, मदन मोहन जी हो। उस दौर में सबका अलग अलग स्टाइल था, मगर ये थे पंचमुखी कलाकार थे। इनमें सब कलाकारों का मिश्रण था। मतलब अगर वो ढोलक का भी कोई गाना, फोक गाना भी बनाते थे तो वो भी कमाल बनता था। और वेस्टर्न में तो खैर उनका जवाब ही नहीं था, क्योंकि दरअसल उनको डिस्को किंग भी कहा जाता है और मेलोडी किंग भी कहा जाता है। बपीदा ने समय के साथ जो काम किया वो मैं नहीं समझता हूँ कि सारे संगीतकारों ने किया होगा, क्योंकि सब संगीतकारों ने अपने अपनी जगह बहुत अच्छा काम किया, मगर बपीदा हर सदी के हिसाब से बनते गए। क्योंकि 90 का दशक मुझे याद है और 80 का दशक मुझे याद है कि सन 80 के अंदर तो मुझे नहीं लगता है कि जिस वक्त बपीदा ने तोहफा फिल्में की थी, उसके बाद में मुझे ये, हम कहीं बातचीत भी होती थी तो क्या किसकी रिकॉर्डिंग में है कि बपीदा, तो फलाने स्टूडियो में बपीदा, फलाने स्टूडियो, मतलब ये जितने हमारे स्टूडियो थे सारे बपीदा के नाम से बुक लेते थे। यहाँ तक कि क्योंकि अनिल मोहिले जी जो थे मेरे अरेंजर, वो भी बपीदा के ही अरेंजर हुआ करते थे। तो मैं अनिल जी से पूछता, बोला यार बपीदा के अभी साउथ में भी गाना चला, मतलब एक गाना यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है तो 2 गाने साउथ में हो रहे हैं, 2 गाने साउथ में तो यहाँ 4 गाने। इस तरीके से उन्होंने काम किया और हर रंग का काम किया। तो मैं समझता हूँ कि बपीदा जैसा शख्सियत हमारे हिंदुस्तान में न हुआ है, न होगा। और उनकी यादें और उन्होंने जो काम किया उसके जरिए हम हमेशा उनको हमारे दिल में बसाए रखेंगे। मैं ही नहीं, पूरी दुनिया, पूरा विश्व, क्योंकि उनका एक एक गाना हर सिटियों में। अभी एक गाना मैं बताना चाहूंगा आपको, एक गाना था उनका, जिम्मी जिम्मी आजा आजा। जी जी। तो पार्वती खान जी ने गाया था उस गाने को, मतलब हाँ, वो एक ऐसा गाना था जो 45 भाषाओं में तब डब होके आया था, इतना पॉपुलर हुआ था वो। आज बपीदा ने जितना राज किया उतना मेरे ख्याल से किसी भी संगीतकार का इतना बड़ी पारी नहीं चली है। 30 साल से हम लोग भी चल रहे, बाकी सब 25 साल 30 साल सभी ने, मगर उनका 45 इयर्स बहुत बड़ा युग होता है। तो आप हमारे साथ बने रहेंगे। इस वक्त हमारे साथ एक और शख्सियत इंडस्ट्री की जुड़ रही है जिन्हें आप भी जानते हैं और पूरी दुनिया उन्हें जानती है, भजन सम्राट अनूप जलोटा जी। अनूप जलोटा जी, अनूप जी को नमस्कार। संगीत सम्राट दिलीप जी नमस्कार। दिलीप जी नमस्कार। प्रभु जी की जय हो, प्रभु जी की जय हो। अच्छा देखिए, वो उनकी शख्सियत को सामने ला रहे थे और कह रहे थे कि उन्होंने जितनी लंबी पारी खेली है, हम भी वैसे तो म्यूजिक डायरेक्टर ये कहेंगे कि हमसे ज्यादा लंबी पारी तो उन्होंने खेली है। उनके अंदर एक बच्चा था, एक ऐसा बच्चा जो हमेशा ये जिद पकड़ के बैठा था उसको कुछ नया देना है, कुछ नया करना है। क्या उनके अंदर का वो छोटा सा कमसिन सा मासूम सा बच्चा इतनी लंबी पारी खेलने में हिंदुस्तानी सिनेमा में मददगार साबित हुआ? अनूप जी, आपका क्या कहना है? बप्पी जी के अंदर जो जवानी थी, उसी जवानी ने डर्टी पिक्चर में भी जो गाना गा दिया, हाँ, वो छा गया हर जगह। तो उनकी उम्र से कोई मतलब नहीं था, उनके अंदर यंग म्यूजिक बसा हुआ था, यंग म्यूजिक। यहाँ तक कि जब वो गमगीन गाने भी बनाते थे तो उसमें भी कुछ ऐसी बात होती थी कि उसको बच्चे भी गाने लगते थे जी। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, सबने गाया हुआ। उसको उम्र वाले लोग भी गा रहे हैं, बच्चे भी गा रहे हैं, सब गा रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर जवानी थी। तो हर कंपोजिशन में वो जवानी नजर आती थी जो
बस जाती थी लोगों के दिलों में। हाँ और शौकीन तो ऐसे, हाँ। खाने के जबरदस्त शौकीन, तो उनकी सेहत से लगता था। तो सही जी। और सोना पहनने का बहुत शौक, गोल्ड पहनने का बहुत शौक। अच्छा, अभी कभी और आपकी तो मुलाकातें बहुत होती थी, अब आपने सोने का अरे जिक्र बहुत किया। बहुत बहुत, मैं तो उनको कहता था रफी जी आज चश्मा तो बहुत बढ़िया लगाया हुआ है। हाँ, ऐसे मैं उनको बोलता था, अलग अलग चश्मे पहन के, खूबसूरत चमकदार कपड़े। वो अपने को हमेशा एक इंटरनेशनल स्टार की तरह प्रेजेंट देखते करते। थे जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी। जैसे वहां के लोग अपने को प्रेजेंट करते, ये उनको अपने को वैसे प्रेजेंट करते थे कि मैं केवल इंडिया का कंपोजर नहीं हूँ, मैं इंटरनेशनल आर्टिस्ट हूँ। उन्होंने जिस तरह का काम किया है वो इंटरनेशनल लेवल का किया है। उनके गाने बाहर भी चलते, कितने गाने उनके कॉपी हुए, कितने अलग अलग लैंग्वेज में लोगों ने डब किए। कुछ लोगों ने तो उनका गाना चुरा ही लिया था, तो इन्होंने बड़ा केस कर दिया अमेरिका में। वो केस भी वहाँ मशहूर है कि भाई पप्पी जी का एक लाइन किसी ने किसी फिल्म में ले ली थी, किसी गाने में ले ली थी, तो उसकी मुसीबत हो गई थी। तो इनमें जो जवानी सही। थी गाने में भी वो नजर आती थी। हाँ। तो उन्होंने हर जगह उसको, जब मैं तो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ कि भाई इनको गोल्ड का बड़ा शौक था, तो वहां पर एक गोल्ड पैलेस बना दो ऊपर स्वर्ग में, उसमें इनको रखिए, उसमें बैठ के ये अपनी नई नई कंपोजिशन बना। सो स्वीट। जब आपका और उनका मिलना होता था, जब गुफ्तगू होती थी, एक दूसरे के आमने सामने आप रूबरू होकर बात करते थे, तो कभी जैसे आप मज़ाहिया बहुत है, मजाकिया तरीके से बात करते हैं, और जब भी आप बात करते हैं कि हंसी के फुवारे फूटते हैं, तो आपने कभी उनसे ये सवाल पूछा, बप्पी दा इतनी सोने की चेनें आपने पहनी है, एक आधा अगर हमें भी तोहफे में देंगे तो क्या जाएगा? तो उनका जवाब क्या होता था वहां से? उनका जवाब होता था कि अनूप ये सारी नकली है, मैं लोगों को धोखा दे रहा अच्छा, अब दिलीप जी हमारे साथ जुड़े हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी सी छवि बप्पी दा की नजर आती है इनमें। आप देखिए, ये भी बहुत मालाएं डालते हैं उनकी तरह, चेनें डालते हैं उनकी तरह, तो लेकिन कहीं ना इनका कहीं इनका माल असली है, इनका माल असली है, वो बताता आज दिलीप जी क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आप, आपकी जब मुलाकात उनसे होती थी तो आप इस तरह के सवाल पूछा करते थे उन्हें? जी हाँ, मैं बताना चाहूंगा आपको कि अक्सर जब हम मिलते थे, तो अभी लास्ट जब मुलाकात मेरी हुई, तो उस दिन सोना वाला पहने में नहीं थे, घर पे ही मैं मिला उनसे। मैं बोला दादा आज आपके गहने कहाँ है, मंगलसूत्र वगैरह नजर नहीं आ रहा, तो हंसने लगे। बोला तू मजाक बहुत करता है। मुझे कहा कि तू आधी अलग अलग मालाएं क्यों पहनता है? कि मैं कहा कि मैं शिव का भक्त हूँ, और उस वजह से मैं हर प्रकार के जगहों पे जाता हूँ, तो मुझे आशीर्वाद के बतौर जो भी साधु संत मिलते हैं वो कुछ ना कुछ पहना देते हैं। हाँ। मैं एक बात बप्पी दा की बताना चाहूंगा, उनके गाना था चाहिए थोड़ा प्यार, चाहिए थोड़ा प्यार, चाहिए थोड़ा प्यार, थोड़ा प्यार चाहिए। हाँ उस जी। गाने से अनूप जी मैं थोड़ा सा इंस्पायर हुआ था, तो मैंने एक गाना बनाया था, प्यार में दिल का मुर्गा बोले कुकड़ू आई लव यू, क्योंकि छेड़छाड़ के भी गाने वो बड़े कमाल बनाते थे। खास अगर आपको याद हो तो एक गाना उनका था, पग घुंघरू बांध मीरा नाची। जी जी, नमक हलाल का जी। 6 से 7 मिनट या 8 मिनट का गाना था, और उसके जो चेंज ओवर थे, मैं वो चेंज ओवर जब वो फिल्म के साथ में तो सुनते हैं तो अच्छा लगता है, क्योंकि अमित जी उसमें डांस करते हैं, मगर अगर आप ऑडियो में भी सुने तो कमाल का आपको मतलब बांध के रखता था गाना, और किसी को लगता नहीं था कि 6 से 8 मिनट का गाना है। करेक्ट, बिल्कुल पहली मर्तबा इतना बड़ा गाना हमने सुना था, मतलब। लेकिन दिलीप जी आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, फिर मैं अनूप जी पे वापस आऊंगी, क्योंकि आपने बीच में जिक्र किया कि मैंने कहीं ना कहीं उनके गानों से इंस्पायर होकर कुछ अपने गाने बनाए हैं, और कभी उन्होंने वो गाने सुने और आपको कॉल किया, कह के बोला कि भाई देखो मेरा गाना कोई कॉपी नहीं कर सकता, ना ही मेरे गाने से कोई इंस्पायर हो सकता। क्योंकि मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ, अनूप जी ने अभी अभी कहा बाहर विवाद बड़ा हो गया था, और सबको पता है विवाद हो गया था, उनकी एक भी लाइन कोई कॉपी नहीं कर सकता था, तो इस बारे में आपका क्या कहना, अब बताइए। नहीं, उन्होंने मेरा जब गाना ओले ओले चला था, तो उन्होंने शायद एक गाना था उलाला उलाला, शायद उनका डर्टी पिक्चर का बाद में, डर्टी पिक्चर, हाँ डर्टी पिक्चर, जी जी। तो ये गाना उनका काफी हिट हुआ, और वो धुन भी काफी चली थी, वो साड़ी हवा हो गई, ओई अम्मा साड़ी हवा हो गई, उस गाने को उन्होंने अडॉप्ट करके फिर ओई अम्मा तो ओलाला उलाला बनाया। तो फिर उन्होंने प्रेस में बोला भी कि वो ओले ओले अलग है, मेरा उलाला ओरिजिनल है। अच्छा। तो मैंने फिर दादा को फोन अच्छा, मतलब ये सारी बातें होती थी क्योंकि आप सभी दिग्गज म्यूजिक कंपोजर्स थे, आपस में इंस्पायर होकर या कुछ ना कुछ अंश जो अच्छा लगेगा वो उठाकर। और दादा से क्या है कि बात करते हुए फिल्म के अलावा भी हम जब मिलते थे ना, तो कोई काम बात करते थे, तो उनसे
बात करते हुए उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा, और फिर हर वक्त वो मेरी तरह, जबकि मेरा तो ये नजर का चश्मा, शायद उनका भी नजर का ही था, तो मैंने तो स्पेशल बनाया नजर का चश्मा। हाँ। तो आप यकीन मानिए, बोला दादा ये अपन लोग दोनों भाई भाई ये अच्छा करते हैं कि आप भी काला चश्मा पहनते हो, मैं भी रात में। बोले नहीं मेरा नजर का, मैं बोला मेरा भी दादा नजर का। तो कई चीजें हम लोगों में काफी थी। मैं उनके म्यूजिक को, जैसे कि संगीतकारों में मैंने ज्यादातर के मैंने जो फॉलो किया, शंकर जयकिशन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को, और उसके बाद में एस डी बर्मन, आर डी बर्मन, मदन जी तो थे ही, मगर भप्पी दा को मैं काफी इसलिए मानता था क्योंकि भप्पी दा हर फिल्म के हिसाब से संगीत के अलावा हर समय के हिसाब से संगीत देते थे। करेक्ट, बिल्कुल। ये आपने पहले ही कहा कि वो हर जनरेशन के साथ चले हैं, युग के साथ चले हैं, वक्त के साथ चले हैं, इसीलिए इतना लंबी पारी उन्होंने खेली। अच्छा, अनूप जी पे वापस हम आ जाते हैं। अनूप जी, आपके साथ कुछ और बातें करनी है क्योंकि आपको मौका मिला उनके साथ काम करने का और उनके साथ गाना गाने का। तो अगर हम बात करें, जब रिकॉर्डिंग सेशंस में हुआ करते थे तो वहाँ कैसा माहौल हुआ करता था? क्या कहीं ना कहीं स्ट्रिक्टनेस होती थी अपने काम को लेकर या दूसरे के काम को लेकर? क्या कुछ तालमेल रहता था वहाँ पे रिकॉर्डिंग सेशंस में? वो बताइए आप, वो सुनना सभी चाहेंगे कि रिकॉर्डिंग सेशंस में वो बप्पी दा ही थे या फिर हटके कुछ? मैं आपको वो बताता हूँ, लेकिन उसके पहले एक और बात बताता हूँ कि दिलीप जी और बप्पी जी कभी कभी अपनी चेन जो है वो एक्सचेंज कर लिया करते थे। क्या बात कर रहे हैं आप? ये तो नया हमारे लिए ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। ये कितना सच है दिलीप जी? सच है, सच है, सच है क्या? देखिए, बड़े भाई ने जब कुछ बोला है तो मैं तो उनकी बात को भुला नहीं सकता, क्योंकि उनका चैन मतलब ये जो इंस्पायर हुआ हूँ ना मैं चैन से, ये मैंने देखा कि भाई एक संगीतकार का। अनूप जी, हाँ बोलिए प्लीज। एक बार मुझे बप्पी जी ने कहा कि अनूप जी मिलना है। मैंने कहा ठीक है। तो मैं पहुंचा उनके पास, मैंने बताइए। कहते एक फिल्म है, बड़ी फिल्म है, आमिर खान उसमें हीरो है, उसमें एक गाना है जो आपके ऊपर और प्राण साहब के ऊपर पिक्चराइज भी होना है। तो मैंने कहा ठीक है जी, गाना सुनाइए। वो फिल्म थी किसी का नाम जिंदगी, उसमें आमिर खान हीरो थे। तो मैंने वो गाना सुना, गाना बहुत अच्छा बनाया, बहुत ही अच्छा। वो गाना सुन के मैंने कहा बप्पी जी आप एक बात बताओ, आप मुझे क्यों गवाना चाहते हो? ये गाना तो आप पे ज्यादा सूट करता है आपकी आवाज पे। कहते नहीं यार, मेरा बड़ा मन था कि मैं एक बढ़िया गाना जो है वो आपसे गवाऊं। अच्छा, मैंने कहा ठीक है, मैं गाता हूँ। अब मैंने वो जो गाना गाया, मैंने बिल्कुल उस तरह गाया जैसे बप्पी लहरी गाते हैं, एकदम उनकी स्टाइल में। तो बाद में मुझे कहने लगे ये तो आपने कमाल कर दिया कि जैसे मुझे गाना तो वैसे ही गा दिया। मैंने कहा और क्या करना चाहिए? यही तो करना चाहिए, और क्या करना चाहिए? मुझे अपनी तान सरगम थोड़ी उसमें डालनी है। जो आप गाते हो स्टाइल, वो स्टाइल में मैंने ही वॉज सो हैप्पी। प्राण साहब ने वो गाना सुना, प्राण साहब भी इतने खुश हुए, कहने लगे एक आवाज का फर्क है, नहीं तो स्टाइल तो बिल्कुल लग रहा है बप्पी गा रहे हैं। तो ये उनमें एटमॉस्फेयर देते थे स्टूडियो में कि आप अपने मन से गाइए। वो एक आउटलाइन बता देते थे, देखो ये है, ये धुन है, ये तरीका है, अब आप अपने मन से गाओ। और मैंने कहा अपने मन से क्या गाना, मैं तो जैसे ये गाने वाले हैं वैसे गा लेता हूँ। क्या बात है, मतलब पूरी की पूरी आजादी, पूरी की पूरी छूट, ताकि एक सिंगर जो है, एक गायक गुलकार है, उसके अंदर कुछ डिप्रेशन ना आ जाए, उसके अंदर कुछ नर्वसनेस ना आ जाए। क्योंकि वो नर्वसनेस जब एक गुलकार के अंदर आती है, ऑब्वियसली वो छलकेगा ना उसकी आवाज से ही। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, बड़ा इल्म रखते थे। बहुत अच्छा स्वभाव था, उसी स्वभाव के कारण सबसे उनका बहुत प्रेम रहा। लता जी जैसे, किशोर जी जैसे लोगों ने उन्हें हमेशा आशीर्वाद दिया। तो वो अपने एक अलग स्थान बना के इस दुनिया से गए हैं, और बस भगवान उनके लिए सोने का महल बना दे। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप जी। बहुत सारी बातें आपने की, चूंकि आप एयरपोर्ट पे हैं, हम ज्यादा वक्त नहीं ले सकते आपसे। अगर आपकी फ्लाइट छूट गई तो इसका भुगतान करना पड़ेगा हमें। आप हमेशा खुश रहिए, हंसते रहिए, और आपकी यादें बहुत अच्छी बप्पी दा के साथ रही है, उन्हें अपने दिल में हमेशा कायम रखिए। और बस आप प्यार बांटते रहते हैं और हमेशा प्यार बांटते चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, बप्पी दा के बारे में बात करने के लिए। थैंक्स अ लॉट। दिलीप जी, आप हमारे साथ बने रहिए, कुछ और बातें आपसे करनी है। देखिए, आपने कहा कि उनका जॉनर जो था वो हटके तो था ही, लेकिन साथ ही साथ वो कई बड़े म्यूजिक डायरेक्टर से इंस्पायर भी थे। और आपने भी कहा कि मैं भी कई एतबार से उनसे इंस्पायर था।
तो ये इंस्पिरेशन जो एक दूसरे की है, एक दूसरे का अच्छा म्यूजिक सुनकर इंस्पायर होकर कुछ अच्छा देना, तो ये तो हर एक म्यूजिक डायरेक्टर में होना ही चाहिए। आप इस बात को मानते हैं कि इंस्पिरेशन लेना किसी अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर से बहुत ज़रूरी है, और उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ दूसरी कमियां अगर होती हैं वो भी पूरी हो जाती है? क्योंकि कई मर्तबा जब बप्पी दा से कहा गया कि आप दोनों को कॉपी करते हैं, तो मुस्कुराते अंदाज में वो हमेशा कहते थे कि मैं अपने भारत का नाम बैनुल-अक़वामी सतह पर रोशन करना चाहता हूँ, अपने म्यूज़िक को पॉपुलर कराना चाहता हूँ वर्ल्ड वाइड। तो इसमें अगर मुझे कॉपी करना पड़े तो मुझे इसमें कुछ बुरा नहीं लगता, और एक अच्छा म्यूज़िक डायरेक्टर अगर दूसरे से इंस्पायर होता है तो उसमें कोई ख़राब बात तो है नहीं। आपका इस बारे में क्या कहना है? उनकी इस बात से कितना इत्तेफाक आप रखते हैं? बबीता के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, जैसे उन्होंने एक गाना बनाया था तोहफा तोहफा, तो मैंने उन्हीं के वक्ता थे या थे, वैसे मैंने उनके चुराना तो नहीं कह सकता हूँ, मगर जो सरगम और जो अंदाज था, तो अनिल से मैंने कहा यार मेरे को एक गाना ऐसा चाहिए। तो एक फिल्म बन रही थी हमारी भाग्य विधाता, तो वो बनी नहीं, बाकी वो गाना रिकॉर्ड हुआ था के रविशंकर जी के लिए, तुझको इस दिल में बसा लूं। तो हम लोगों ने भी उसमें काफी मतलब ऑर्केस्ट्रा, हेवी ऑर्केस्ट्रा था, मतलब 300-350 म्यूजिशियंों के साथ में वो गाना रिकॉर्ड किया था। कहीं से बप्पी दा को पता चला ये बात, तो उन्होंने समीर को बोला कि समीर मैंने सुना वो गाना तुम इंस्पायर होकर कर रहा है रिकॉर्ड, अच्छा लग रहा है मुझे। बोला नहीं दादा, आप तो हमारे लिए एक स्कूल है। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जो आप कहते हैं ना कहीं इंस्पायर होना, अमूमन हर फिल्म की एक सिचुएशन है आपको एक जैसी मिलेगी, खाली उसमें हम लोग धुन चेंज करके और वो सिचुएशनों को चेंज कर देते हैं। और इस बात के लिए मैं सबसे बड़ा बप्पी दा को इसलिए क्रेडिट दूंगा कि जब कोई भी फिल्म उन्होंने की तो उस फिल्म के हिसाब से वो पूरी फिल्म में उतर जाते थे। कंप्लीट पैकेज जो हिंदुस्तानी सिनेमा को नसीब हुआ बप्पी दा की वजह से। हाँ जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते। दिल ने फिर याद किया, मैं यादें ताज़ा हो रही हैं उस एक अजीम म्यूज़िक डायरेक्टर की जो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने इतना कमाल का संगीत दिया है कि सर्वश्रेष्ठ म्यूज़िक डायरेक्टर की श्रेणी में वो आते हैं। हम यादें ताज़ा कर रहे हैं आज दिल ने फिर याद किया में बप्पी दा की। कुछ और शख्सियात जो बप्पी दा की ज़िंदगी में अहमियत का हामिल रही है वो जुड़ेंगी, जिन्होंने उनके साथ काम किया वो भी जुड़ेंगी, लेकिन फिल वक्त लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक। हम आप सभी से मिलेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। दिल ने फिर याद किया। दिल ने फिर याद किया। ब्रेक के पार आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। बातें हो रही है बप्पी दा की। बप्पी दा एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने जब से शुरुआत की तब से हर एक को इंस्पायर करते रहे, हर एक उनके नक्शे कदम पर चलना चाहता था। गर्ज के अगर हम यूं कहें कि एक मुकम्मल शख्सियत रही है बप्पी दा तो गलत नहीं होगा। चलिए कुछ और हस्तियों को इस प्रोग्राम में जोड़ते हैं। अब जोड़ते हैं हम हिंदुस्तानी सिनेमा के उस एक बेहतरीन लिरिसिस्ट को जिनका नाम है देव कोहली साहब, जिन्होंने एक लंबा सफ़र तय किया हिंदुस्तानी सिनेमा में अपने बेहतरीन नगमे देकर, गीत देकर, और उन्हें मौका मिला कई फिल्मों में बप्पी दा के साथ नगमे लिखने का। वेल, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। हाँ जी देव कोहली साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है नायद, आपकी आप बताइए। बस ठीक है, क्योंकि हम बप्पी दा को याद कर रहे हैं, उनके काम को याद कर रहे हैं। बप्पी दा के साथ आपके जो बिताए हुए सेशंस है, पल है, तो अगर एज अ लेखक नगमे निगार आपसे मैं पूछूं कि बप्पी दा किस तरह के म्यूजिक डायरेक्टर आपको मालूम पड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने हर जॉनर का म्यूजिक दिया है। डिस्को किंग से तो मशहूर हुए, अलावा इसके जब रोमांटिक गानों की बात आती है उसका भी म्यूजिक बहुत अच्छे से उन्होंने तरतीब दिया है, और अभी तक वो काम कर रहे थे। उस दौर में जब आपको पता था कि बप्पी दा जी जो है वो अलग तरह का संगीत देते हैं, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ज्यादा है, तो आपने हामी कैसे भरी, कैसे मुलाकात हो पाई, किस तरह से उन्होंने आपको संपर्क किया? वो ऐसा है कि जब पहली मुलाकात हुई तो कुछ सुनाया मैंने, तो वो उर्दू ज्यादा होती थी। हाँ। तो कहते थे कि सब सीधे सीधे लफ्ज कहिए देव साहब, उर्दू ज्यादा मत इस्तेमाल कीजिए। हाँ। क्योंकि बेंगे बंगाली वो उर्दू बहुत कम मालूमात थी उनकी। धीरे धीरे वो करने लगे थे और जानने लगे थे, पर जहाँ तक सादगी थी और सीधे साधे शब्द उनको बड़े अच्छे लगते थे। हाँ। तो इस तरह उनके साथ अब काम करते 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 एक मुद्दत बीत गई, फिर एक दूसरे को जान गए और फिर बड़ी रौनगी से काम होने लगा। अच्छा, जब हम उनके काम को देखते हैं, किस तरह के म्यूजिक डायरेक्टर आप उन्हें मानते हैं आपके हिसाब से?
मेरे हिसाब से तो वो आदमी जब वो आए, और एक वक्त ऐसा था कि पूरी इंडस्ट्री में वो इस तरह छा गए थे कि सब लोग कहते थे कि ये कौन सा सितारा नया हुआ है, सब ये किस तरह का इंसान है, कहाँ से आ गया है। और बड़े बेबाक, बड़े बेसाख्ता अपना धुने बनाते, और एक लोगों की जुबान पे एकदम आ जाता। तो मेरे साथ मैंने जितना भी काम किया लाजवाब हुआ था। मेरी नजर में एक गाना था कि वो तुमसे बिल्कुल मिलती है ख्वाबों में मेरे जो आती थी, फूलों की तरह वो हंसती थी, कलियों की तरह मुस्काती थी, वो तुमसे बिल्कुल मिलती है ख्वाबों में मेरे जो आती थी। ये शायद मोहम्मद रफी साहब की आवाज में था। जी, रफी साहब की आवाज में था, और ये उनको बहुत ही प्रिय था, उनका प्रिय गाना था। तो कहते हैं बस ऐसे ऐसे देव साहब ऐसे शब्द लाया कीजिए तो ये बड़े अच्छे लगते हैं। अच्छा, कुछ शब्द हर चंद कोशिश की कि उनको जो भी लफ्ज दिया जाए उनकी धुन पे लिखा जाए या मैं लिख के आऊँ, तो वो सादा और सिंपल होना चाहिए और मीनिंगफुल होना चाहिए। मतलब उनको अच्छे शब्दों से प्यार था और सिंपल शब्दों से उन्हें प्यार था, और बड़ा प्यार था, सिंपल से ही उन्हें अच्छे लगते हैं। और आप है भी इतने कमाल के शायर, कौन भुला सकता है आपके नगमों को, मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन कितनी बेहतरीन फिल्में आपने हमें दी है, इतिहास रचा है अपने नगमों से, और आपने अपनी शायरी को बरकरार रखा है। लेकिन आपने कितने सहज तरीके से उनकी बात सुनी है, जैसे आप कह रहे हैं कि बड़ी मासूमियत से उन्होंने आपको कहा तो उर्दू शब्द थोड़ा भारी पड़ते हैं मुझ पे, समझने से कासिर रहता हूँ, आप थोड़ा हल्के फुल्के शब्दों का ही इस्तेमाल करें, और आपने वैसा किया। नहीं तो क्रिएटिव डिफरेंसेस होते हैं बहुत बार। उनकी ख्वाहिश के मुताबिक मैंने काम किया, जैसा वो चाहते थे कर दिया। और कोई खास बात बपी दा की जो आपको याद आती है, जो उन्हें दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर से बिल्कुल जुदा करती है? बस वो बपी दा इस तरह की शख्सियत थी कि वो जब मिलते थे आपसे ऐसा लगता था यार किसी उस आदमी से मिल रहे हैं जो बड़ा मासूम है, बच्चों की तरह है, होंठ से अभी होंठों पर दूध लगा हुआ है, पहुंच तो इनका यार दूध। तो इतना प्यारा, इतना लफीज आदमी था कि बस बात उसकी करते ही बनती है, क्या करे उसके बारे में क्या कहे साहब आपको। हाँ जी, तो बहुत ही प्यारा आदमी था, और बड़ा क्या कहते हैं कि बड़ा मेहमान नवाज था। इससे पहले कि हम सिटिंग करें, चाय आ जाती थी, ये आ जाता था, वो आ जाता था, और फिर आपकी क्या तलब है, क्या ख्वाहिश है, ये भी पूछ लेते थे, तो सब बताना पड़ता था, और आता था साहब उनकी म्यूजिक रूम में। कभी कभी वो गाने को गान भी बुलाया करते थे। हाँ हाँ, कभी कभी वो किसी राइटर से ये भी कहते थे, शायर से, भाई ये गान आपने बड़ा अच्छा लिखा है। जी। तो कभी कभी आप उन्हें करेक्ट करते थे कि भाई आपको ये थोड़ा इस तरह से बोलना चाहिए, आपका तलफ़ुज़ सही हो जाएगा, इस तरह की कभी फुर्सत पे बात होती थी? कभी कभी गाना कंपोज करते हुए कोई शब्द ऐसा होता था जो उनको उसका सही तलफ़ुज़ बताना पड़ता था उसका, और कहते थे हाँ ये अच्छा लग रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है, तो बड़ा एकदम ये उसे एक्सेप्ट कर लेते थे। ये नहीं कि आनाकानी करते थे, कोई लफ्ज़ अगर कोई उर्दू का बहुत ठेठ आ गया और वो कहते कि मुझे अच्छा लग रहा है, रवानगी है, पर उसका तलफ़ुज़ अगर ठीक नहीं है तो वो तरफ उनको कह देते थे भाई ऐसे गा लीजिए, ऐसा नहीं है, ये शब्द ऐसा है, तो एकदम मान जाते थे। कोई उनको इतराज ही नहीं होता था, तो लिहाजा जब भी उनको बताया जाता वो मान लेते थे, एक्सेप्ट करते थे, कहते हैं हाँ ये भालो ये आप ठीक कह रहे हैं। हाँ, तो मतलब ये एक्सेप्टेंस, किसी चीज को स्वीकारना, जब आप उरूज पे होते हैं तब आपको अपने आप को ऐसे संभालना होता है ताकि जो सक्सेस है वो आप के सर पे न चढ़ जाए। लेकिन उन्होंने सक्सेस को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, सर पे नहीं चढ़ने दिया, एक्सेप्टेंस उन्होंने रखी। कोई कह रहा है उन्हें यहाँ गलत है, ऐसे किया जाता है, उन्होंने वो स्वीकारा। लगता है कि यही एक बात उन्हें इतना लंबा सफर तय करा चुकी है हिंदुस्तानी सिनेमा में, वी कैन से, राइट। चलिए, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपके साथ बात करते हुए, बहुत बहुत शुक्रिया देव कोहली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अब वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का, हम आप सभी से मिलेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। दिल ने फिर याद किया, दिल ने फिर याद किया। ब्रेक के पार आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। आज दिल ने फिर याद किया में यादें ताज़ा हो रही है बपी दा की। 1980 से 1990 की दिहाई में जो उन्होंने कमाल किया, सब लोग, सब म्यूजिक डायरेक्टर्स, म्यूजिकल जोड़ियां डर गई थी, अब हमारा क्या होगा।
इतना उनका मान और सम्मान था, इतना उनका कब्जा हो गया था बॉलीवुड इंडस्ट्री में, बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री में। जोड़ते हैं कुछ और शख्सियत को अपने इस प्रोग्राम में। इस वक्त हम एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं जो बप्पी दा के करियर में बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बप्पी दा जब डिस्को किंग का खिताब पा गए, उसके बाद लगातार किसी एक ऐसे फिल्म मेकर के साथ उनका राब्ता हुआ, कोलैबोरेशन हुआ जो काफ़ी लंबा चला। हम ये कहें कि घर का एक सदस्य ही है ये उनके लिए। हम बात कर रहे हैं मशहूर मारूफ रीनाउंड फिल्म मेकर नन अदर देन बी सुभाष, यानी बब्बर सुभाष। चलिए, बब्बर सुभाष इस वक्त हमारे साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में जुड़ चुके हैं। इनसे बातें करते हैं और बप्पी दा के बारे में इनसे और भी बहुत सारी बेहतरीन बातें जान लेते हैं। बी सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, इट्स माय प्लेजर टू बी ऑन योर शो। बी सुभाष जी, आपका और उनका रिश्ता जब शुरू हुआ, आप लोगों ने एक दूसरे के साथ बहुत फिल्में दी हैं। टार्जन आई, लव 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 आई, डिस्को डांसर आई, डांस आई, कसम पैदा करने वाले की, ये सारी फिल्में आ गई और अलावा इसके बहुत और सारी फिल्में। लेकिन जो इन सारी फिल्मों में गाने मशहूर हुए जो आज तक यंग जनरेशन की भी लबों पर है, तो वो तो बहुत बड़ी बात है। लगातार इतना लंबा सफर आपने उनके साथ तय किया, शायद ही उन्होंने किसी और फिल्म मेकर के साथ किया होगा। ये बॉन्ड इतना अच्छा क्यों रहा? कब शुरू हुआ आप दोनों का सिलसिला? वो मुलाकात कैसी थी? पहली मुलाकात जब आपको रियलाइज हुआ था, पहली फिल्म जब आपकी उनके साथ हिट हो गई कि नहीं, अब मेरा लंबा एसोसिएशन सिर्फ बप्पी दा के साथ ही चलेगा, ज्यादातर फिल्में इन्हीं के साथ बनाऊंगा। जी जी, एक्चुअली क्या था कि मैं उस टाइम पहले डायरेक्टर था, एक फिल्म मैं डायरेक्ट कर रहा था, तकदीर का बादशाह। हाँ जी। तो उनके प्रोड्यूसर थे मिस्टर रामदयाल। तो वहाँ हमारी फर्स्ट टाइम बप्पी दा के साथ मीटिंग हुई थी। क्योंकि बप्पी दा ने उसी कंपाउंड में रहते थे, ताहिर हुसैन उनकी फिल्म कर रहे थे, और फिर रामदयाल जी के साथ हुआ। तो मुझे इतना, बहुत छोटे थे, नो, ही वॉज वेरी यंग, मैं भी यंग ही था, यू आर ऑल यंग। तो तकदीर का बादशाह जिससे मिथुन भी नया था, बड़े कर रहे थे। हाँ, उनके स्ट्रगलिंग दौर की वो सारी फिल्में थी मिथुन दा की। हाँ जी, स्ट्रगलिंग, हाँ, इट वाज स्ट्रगलिंग टाइम फॉर ऑल ऑफ अस। तो वो फिल्म बनते बनते रह गई। एक्चुअली क्या हुआ कि मिथुन दा थोड़े परेशान थे उसी सेट पे, उसकी शूटिंग पे सेट पे थोड़े परेशान थे। तो मैंने पूछा क्या बात है, आप क्यों परेशान हो? तो बेचारे सैड बोले कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतनी कोशिश करता हूँ, बट मेरा वो आई एम नॉट गेटिंग दैट जो मुझे मिलना चाहिए। तो मैंने उनको बोला, देखो मिथुन, आई विल मेक वन फिल्म विद यू एंड यू आर गोइंग टू बी अ सुपरस्टार, आई टेल यू। बोले क्या? डिस्को डांसर। तो आई कुड फील he had stage of एक लाइट हार्ट होता ना, आंखों में एक चमक आ जाती है। करेक्ट। आपने एक स्टेटमेंट भी दिया है कि वो बहुत ही अच्छे साउंड इंजीनियर भी थे, उन्हें टेक्निकल नॉलेज भी बहुत ज्यादा थी। या वही मैं बता रहा हूँ आपको। तो वो सब कुछ, और वो बड़ा इम्पोर्टेंट था आज के जमाने में, क्योंकि एक म्यूजिक पीस जो 4 म्यूजिक पीस है, उसमें से एक को कैसे एनहेंस करना है वो उनको जान। जैसे एक्चुअली क्या हुआ था, एक गाना था जिमी जिमी आजा आजा। हाँ। तो उसमें पार्वती खान नई थी, हमारे राइटर थे अपना राही मसूद मिर्जा था। तो उन्होंने बोला, उनकी बहू थी, तो बोला कि इसको एक गाना दो। मेरे बड़े भाई की तरह थे, बड़े रिस्पेक्ट थे। उन्होंने ठीक है। तो ये क्लाइमैक्स गाना था जिमी जिमी। तो हमने महबूब स्टूडियो में रिकॉर्ड किया। तो मुझे मैंने बोला, बप्पी दा, मुझे फील नहीं हो रहा ये गाना, क्योंकि ये क्लाइमैक्स का गाना है और उसमें बहुत चीजें इन्वॉल्व है कि वो म्यूजिक से गा के, डांस करके, वो हीरो को आउट ऑफ फोबिया लेना चाहती है, आउट ऑफ डिप्रेशन आना चाहती है, ताकि वो फिर से वो उसी पैशन में गा सके ना। तो उन्होंने 1 सेकंड नहीं लिया, सीधा जाके अपना रिकॉर्डिंग, उस पर बैठ गए, रिकॉर्डिंग मशीन पे बैठ के रिकॉर्डिंग, और उन्होंने करना कुछ शुरू किया। वो डबल वॉइस किया, म्यूजिक को बढ़ाया, ये किया, ऑल दिस। एंड उसके बाद जो गाना था वो अभी तो कर वो तो था, अभी वो गाना इतना बड़ा हिट हुआ पूरे वर्ल्ड में। गो टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, आप रशिया जाओ तो वो मतलब कि वही ट्यून बजती है। हाँ,
हाँ, जो 45 लैंग्वेज में भी फिर डब हो गया था। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। डब हुआ और फिर चाइना, रशिया में, चाइना गया 4 साल पहले, तो वहां पता लगा, क्योंकि वहां तो एक नेशनल एंथम है जिमी जिमी आजा आजा, तो वहां तो लोगों को पता लगा दे ऑल केम स्टार्ट डांसिंग विद मी एंड यू नो ऑल दिस। तो वो गाना उन्होंने ऐसा कन्वर्ट किया, तो मुझे आज तक मतलब कि कभी किसी म्यूजिक डायरेक्टर को साउंड इंजीनियर इसलिए नहीं कहा जाता है क्योंकि वो करते नहीं है, रिकॉर्डिस्ट ये परफेक्ट थे कि ये मुझे ये चाहिए, ये रिदम मुझे चाहिए, तो वो गाना इतना मुझे सुपर हो गया, ऑब्वियसली इतना पॉपुलर हो गया। उसके बाद आपने सोचा होगा कि अभी तो इन्हीं म्यूजिक डायरेक्टर को मुझे पकड़ना है, क्योंकि इनके अंदर वो क्वालिटी है कि गाने को हिट बना सकते हैं। हाँ, और उसके अलावा क्या था, कोई बपीदा में कोई ईगो नहीं थी। आप समझे ना, कई म्यूजिक डायरेक्टर्स होते हैं, ईगो होती है कि आपने बोला मुझे ये अच्छा नहीं लगा, तो वो उनको अजीब सा फील होता है ना, कि जैसे ईगो हर्ट हो गई उनकी। टोटल बिल्कुल ईगो ही नहीं थी उनकी, इतने आई टेल यू ही वाज ए जेम ऑफ ए पर्सन। कुछ भी कहो, रात को एक बार हम गाना करने वाले थे नेक्स्ट डे किशोरदा के साथ, तो रात को मैं शूटिंग करके आया, वो भी रिकॉर्डिंग करके आया, 10:30-11 बजे रात को हमने सिटिंग की, और मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगा गाना, बपीदा ही गाना वो नहीं आ रहा, जो फील नहीं आ रहा, जो मेरे माइंड में है सिचुएशन के हिसाब से। तो बोले क्या, और नेक्स्ट डे किशोरदा की डेट थी मॉर्निंग में, तो बोले क्या, मैं बोला आप देखिए क्या कर सकते हैं, तो हम लोग, तो बोले चलो दोबारा करते हैं। तो फिर रात को जाके हमने 11-11:30 बजे अनजान साहब को उठाया। लंबा सक्सेस उन्होंने इसी वजह से पा लिया, क्योंकि छोटी छोटी बातें, जो छोटी छोटी बातें हैं ना, ये हिट फॉर्मूला होता है, ये उनके पास था। आपको एक और गाने की बात बताता हूँ, यू नो, याद आ रहा है तेरा प्यार, जो बहुत बड़ा हिट हुआ। ये हम क्या HMV में स्टूडियो नया बनाया था, कफ परेड, बॉम्बे, मतलब बिल्कुल एंड ऑफ बॉम्बे है, यू नो, ऐसे लगता है दुबई के पास है वो। तो हम लोग वहाँ रिकॉर्डिंग कर रहे थे, ये याद आ रहा है तेरा प्यार। तो वो क्योंकि क्लाइमेक्स में था, तो मुझे लगा कि बाकी हमने काफी नए सिंगर्स दिए थे, विजय बेनेडिक्ट, पार्वती खान, यू नो, चित्रा, नंदू भेंडे, और ये सब नए थे। तो मैं क्लाइमैक्स में गाना जो है, एक हैवी, एक जो सिंगर है किशोर कुमार, चोदा के साथ मैंने एज असिस्टेंट काम किया था कुछ देर, असिस्टेंट डायरेक्टर उनकी फिल्म में किया था, जब अर्ली लाइफ, बहुत अर्ली लाइफ में जब। तो वो हमने वो गाना वहाँ रिकॉर्डिंग पे रखा। अच्छा, उस टाइम क्या था कि 2 ही ट्रैक होते थे, एक तो म्यूजिक ट्रैक और एक वॉइस ट्रैक। सो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। बपीदा पे आज हमारी बातें हो रही हैं, कुछ यादें ताज़ा हो रही हैं, और उनको जो इंडस्ट्री में जानते हैं, उनके सलीके को पहचानते हैं, वो भी अपनी अपनी बात रख रहे हैं। अब आइए जोड़ते हैं हमारे इंडियन सिनेमा के, बॉलीवुड इंडस्ट्री के उस एक बेहतरीन म्यूजिकल जोड़ी को, जिनका नाम है आनंद मिलन साहब। हेलो आनंद मिलन जी। हाँ जी। हाँ जी, अब फोन लाइन पे मुझे समझ में नहीं आ रहा, आवाज तो सिमिलर लग रही है। आनंद जी कौन है, मिलन जी कौन है? मैं आनंद हूँ। हाँ जी, आनंद जी, करेक्ट। हाँ, और यहाँ मैं मिलन। सबसे पहले आनंद जी से ही सवाल हम पूछना चाहेंगे, चूंकि बपीदा के म्यूजिक को भी आपने सुना है, आपका अलग एक जॉनर, उनका एक अलग जॉनर, लेकिन कहीं ना कहीं आपको महसूस होता है, इतनी लंबी पारी इन्होंने हिंदुस्तानी सिनेमा में खेली, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ जुदा सा उनका एक अंदाज था। एक तो ये था कि बड़े जिद्दी भी थे, उन्हें अगर डिस्को किंग का खिताब मिला, साथ ही साथ उन्होंने ये भी सोचा कि मुझे मेलोडी भी बरकरार रखनी है, वो भी उन्होंने रखी है। तो आप किस तरह की शख्सियत मानते हैं उन्हें, बपीदा को, बतौर म्यूजिक डायरेक्टर आपसे मैं पूछ रही हूँ। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि वो बंगाल से यहाँ आना, उनका अननोन जगह, अननोन लोग इस इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल नए थे, और ये भी नहीं था कि उनके पिताजी या बाप दादा कोई एस्टैब्लिश थे बॉम्बे में, और उसके बाद इतना बड़ा नाम कमाना और अपने आप को एस्टैब्लिश करना, यही अपने में एक बहुत ही बड़ी बात है। सही। और दूसरी बात, मैंने हमेशा उनकी नोटिस की कि उनको ना वो पब्लिक का पल्स पता था, उनको बिल्कुल सही मालूम था कि ये किस तरह की गाने जो जनरेशन है, जो लोग हैं, वो चाहते हैं,
और उन्होंने वही दिया हमेशा, और टाइम के साथ हमेशा अपने म्यूजिक को चेंज करते गए। और मैं हमेशा लोगों से सुनता था कि ये प्रोड्यूसर्स कंपोजर इन दैट सेंस कि बजट थोड़ा कम हो ऊपर हो, ही टू ऑलवेज एडजस्ट। ओके। और यही एक बहुत कमाल क्वालिटी थी उनमें। और बहुत हार्ड वर्किंग, क्योंकि सारे म्यूजिशियंस वगैरह जो थे हम लोग के बहुत से कॉमन थे। अनिल मोहिले जी जो इनके साथ असिस्टेंट थे, वो हम लोग के साथ भी शुरू में उन्होंने बहुत सारा काम किया। तो उनसे मैं कभी कभी पूछता था, वो हमेशा बताते थे कि वेरी वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन एंड वेरी चाइल्ड लाइक एंड एवर स्माइलिंग। उनके जो भी धुनें हैं या कुछ गाने हैं, उनमें से अगर आपको ये कहा जाए आपके दिल के करीब कौन है जो आपको लगता है कि अरे हमारे तर्ज का है यार, अच्छा लग रहा है, यहाँ बपी दा ने बड़ा अच्छा कुछ हटके दिया है, हमें मजा आ रहा है ये सुनकर। तो बहुत से गाने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं 3-4 गानों का एग्जाम्पल देता हूँ जो मुझे इतना बेहद पसंद है। एक तो वो गाना था मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह है। फिर उसी फिल्म में था इंतहा हो गई इंतजार की, शराबी फिल्म का गाना। ये गाने मुझे बहुत पसंद है। फिर एक गाना था रात बाती, नमक हलाल का। है हाँ जी। और ये इतना मीठा गाना, देखिए वेस्टर्न बीट है लेकिन गाना उसमें मिठास कितनी। कहने का मतलब है कि उन्होंने भी बहुत 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 वैरायटी दी है, उसमें कोई शक नहीं है। और हर टाइप के गाने दिए, मीठे गाने, फास्ट पेस गाने। और दूसरी बात ये थी कि ही यूज्ड टू कंपोज फॉर द सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट जो फिल्म होती थी, जो स्क्रीन प्ले होता था, देखिए ना ये सब गाने वो जैसी फिल्म है उस तरह के गाने वो देते थे। तो वो भी उनको बहुत अच्छी पकड़ थी इस मामले में। वर्सेटैलिटी ना। हाँ, मिलन जी ने पहले ही कहा कि हाँ वर्सेटैलिटी थी उनमें थी। हर तरह का गाना, हर तरह का गाना कंपोज करना, वो वर्सेटैलिटी उनमें थी। सबसे पहले उनके जहन में ये था गाना हिट होना चाहिए बस। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। फिल्म की थी उन्होंने, देखिए तोहफा, तो उसमें तोहफा वो गाना दिया उन्होंने, जो वो कितना बड़ा हिट था। गाना था नैनों में सपना, सपनों में सजना, सजना पे दिल आ गया। नैनों में सपना, सपनों में सजना, सजना पे दिल आ गया। हाँ जी, बहुत मजेदार गाने उन्होंने दिए। और उनके गानों की वजह से अगर हम देखें, जितेंद्र जंपिंग जैक जो है, जितेंद्र को खिताब मिला उसका उनके गानों की वजह से। जितेंद्र और श्रीदेवी की जोड़ी और जयप्रदा की जोड़ी पर्दे पर क्या दिखी है। थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आज के दिल ने फिर याद किया में इतना ही। मिलेंगे अगली शख्सियत की यादों के साथ, तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। खुदा हाफिज, बाय बाय। दिल ने फिर याद किया।